दोस्तों, साइंस फ्रंटियर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। साइंस के ये सभी क्वेश्चन हैं। तो 19/9/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर आए हैं, हम इस वीडियो में हल कराएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है जो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम के संयोजन से है। देखिए, जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 3 प्रतिरोध 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। इसको REQ भी कोई लिख देता है, ठीक है। तो REQ इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2 + R3। देखिए, जब श्रेणी क्रम संयोजन जब किया जाता है प्रतिरोधों का, तो जो उनका परिणामी प्रतिरोध है या प्रभावी प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के समान होता है, ठीक है। तो देखिए, मतलब सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा, इतना टफ समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब श्रेणी क्रम में जब संयोजन होता है तो प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो 10 ओम, 8 ओम और प्लस 7 ओम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 ओम। देखिए, ये चारों ऑप्शन 25 दिया गया है, लेकिन इसमें मात्रक चेंज कर दिया गया है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उस संवेग का SI मात्रक पूछा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं संवेग क्या होता है। तो किसी भी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है, ठीक है। संवेग इसमें देखिए, द्रव्यमान का मात्रक kg हो जाएगा और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और जब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो किग्रा × मीटर प्रति सेकंड होगा। संवेग का मात्रक क्या होगा? kg × मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ऑप्शन ही मिल रहा है इसमें, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संवेग का SI मात्रक होगा kg × मीटर प्रति सेकंड। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। मनुष्यों में निषेचित अंडा खाली स्थान के स्तर में लाइनिंग में प्रत्यारोपित होता है, इम्प्लांटेड होता है। देखिए, जब सबसे पहले ये मादा जननांग से क्वेश्चन है, मनुष्य मादा जननांग से। देखिए क्या होता है कि जैसे फिगर तो उतना सही हमको भी बनाने नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है? गर्भाशय होता है। अब ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवारें होती है इसमें परतें होती हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसमें 3 परतें होती है। फिर इसके बाद एक परत होती है जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। उसके ठीक बाहर वाले परत को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ये अंडाशय होता है, यहाँ से क्या होता है? अंडाणु निकलता है, ठीक है। और ये क्या है? फाइलोपियन ट्यूब है। यहाँ से मान लो अंडा निकल के आता है और क्या होता है? यहाँ से स्पर्म जाता है और क्या होता है? दोनों का मिलन होता है, जिसको निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के बाद ये जो अंडाणु हैं, ये जो निषेचित मतलब फर्टिलाइज्ड एग है, ये कहाँ जाता है? तो गर्भाशय में जाता है। और गर्भाशय में आकर कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है और यहीं पे शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज एग है कहाँ पे, किसके लाइनिंग में इम्प्लांट होता है? तो गर्भाशय के, यूटेरस के, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुणों के समान होते हैं, जैसे कि संगीत सुरों में। इस नियम को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, क्रमांक हम बोल दिए, द्रव्यमान लिखा गया है और द्रव्यमान भी होगा। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम से प्रश्न पूछा गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों को के क्रम में सजाया जाए तो हर 8वें तत्व का पहले तत्व के गुण के समान होगा, रासायनिक और भौतिक गुण के समान होगा। जैसे संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा, हर 8वां स्वर संगीत के पहले स्वर से समान होता है, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से संबंधित प्रश्न है। जैसे संगीत के हर 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, वैसे ही अगर उनके तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो हर पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, या 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के मतलब गुणधर्म के समान होगा, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। ये न्यूलैंड के द्वारा कहा गया। और ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है कुछ दिन तक मतलब प्रचलित भी रहा। इन्होंने हाइड्रोजन को पहला तत्व और
थोरियम का अंतिम तत्व था न्यूलैंड के अष्टक नियम में, और उस टाइम तक केवल 56 तत्व ही मतलब खोजे गए थे। और जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? जैसे लिथियम का जो 8वां तत्व क्या होगा? सोडियम होगा। तो लिथियम लिथियम और सोडियम का गुण मिला, कैल्शियम तक ही मतलब ये नियम लागू होता है। उसके बाद अन्य तत्वों पे ये नियम नहीं लागू होता है। और भी बहुत सारे न्यूलैंड के अष्टक नियम में कमियां रही, जैसे भिन्न भिन्न गुणधर्म के दो तत्वों को एक साथ भी रख दिया, खाली स्थान छोड़ा ही नहीं। तो ये सारे खामियां रही। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम आया। मेंडलीव के बाद फिर मोजले का आवर्त नियम आया, जिस पर आज का समय का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है। मोजले का आवर्त नियम जो है यही जो ऐसा नियम है परमाणु क्रमांक पे आधारित है, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी सक्सेस रहा। तो यह जो प्रश्न पूछा गया है न्यूलैंड के अष्टक नियम से पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है। देखिए क्या होता है कि जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फादर से क्या आता है? स्पर्म आता है, और मदर से अंडाणु आता है, ठीक है। अब फादर में क्या होता है? शुक्राणु जब बनता है तो उसमें डीएनए का कॉपी होता है, मतलब हूबहू फादर की जितने भी गुण हैं वो डीएनए के माध्यम से वो किस में स्पर्म सेल में भेजी जाती हैं, ठीक है। मतलब हूबहू डीएनए कॉपी तैयार किया जाता है। अब ये जब डीएनए कॉपी तैयार की जाती है, तो ये डीएनए कॉपी जब तैयार की जाती है तो उसमें बायोलॉजिकल एरर आ जाता है, मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो वह जो गलतियाँ हैं मतलब वो क्या हो जाती हैं? भिन्नताएँ। उन्हीं गलतियों को क्या कह दिया गया है? भिन्नताएँ। अब ये गलतियाँ जो हैं स्पर्म के माध्यम से, अब इसी तरह मदर में होगा। मदर में जब कॉपी की तैयार की जा रही थी डीएनए की, तो उसमें बायोलॉजिकल एरर आ जाता है, और क्या हो गया? इसमें भिन्नताएँ उत्पन्न हो गई। अब ये दोनों का डीएनए आधा आधा भाग संतान में जाएगा। अब संतान में ये जो भिन्नताएँ जाएंगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये भिन्नताएँ अलग हो जाएंगी। तो यही पूछ रहा है प्रश्न कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएँ क्या हो जाती है? मतलब माता पिता से कहाँ चली जाती है? पुत्र में चली जाती है, वंशागत हो जाती है, इनहेरिटेड हो जाती है, वंशागत हो जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली गई, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंशागत हो जाती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घोले जाने पर कम हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है? देखिए क्या आता है कि जो जितना अम्ल प्रबल होगा वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देगा जब उसको जल में घोला जाएगा। देखिए क्या है कि जो अम्लों की प्रबलता और दुर्बलता जो का निर्धारण होता है वो हाइड्रोजन आयन की, मतलब जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे की जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही जो प्रबल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होगा उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता कम होगी। तो इसमें सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल सबसे इन सारे अम्लों में, चारों अम्लों में से एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जब एसिटिक अम्ल को पानी में घोला जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब एसिटिक अम्ल। मतलब इन अम्लों में से बताना है किसको पानी में घोला जाएगा तो कम हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो जो दुर्बल होगा, तो दुर्बल कौन है? एसिटिक अम्ल है। तो इसको जब घोला जाएगा तो इसमें हाइड्रोजन आयन कम मिलेगा। तो अब हम ये प्रश्न समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड तरंगों का एक औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत सारा यूज होता है, जैसे आजकल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जैसे ECM होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, EDM होता है, इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक मशीनिंग होता है, जेट मशीनिंग होता है। तो ये सब क्या है? एडवांस कन्वेंशनल नहीं है, एडवांस टेक्निक है, मतलब मेटल के कटिंग के लिए चाहे ड्रिलिंग के लिए।
अब क्या होता है, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक सफाई होती है, देखे ही होंगे आजकल जैसे जो महंगे कपड़े होते हैं आज लोग कराते हैं, जिसको कहा जाता है ड्राई क्लीनिंग मतलब सूखा क्लीनिंग, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो इस अल्ट्रासोनिक ये भी तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हुआ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही हुआ, मतलब आपका औद्योगिक उपयोग किया जाता है। अब देखिए, पौधों के शरीर से कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक विधि द्वारा हटाना। अब देखिए, पौधे में जो कीटनाशक पेस्टिसाइड लगे हुए हैं उनको भी अल्ट्रासोनिक विधि द्वारा हटाया जाता है। तो पौधे क्या है, ये एग्रीकल्चरल यूज हो गया, पौधे क्या है एग्रीकल्चरल, ये अल्ट्रासोनिक उसका एग्रीकल्चरल यूज हो गया। वांछित या मनचाहे आकार का छेद करना या कट करना, ड्रिलिंग अल्ट्रासोनिक वेव से होती है, ये भी बात सही है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। धातुओं में अल्ट्रासोनिक मतलब धातुओं में जो डिफेक्ट्स होते हैं अल्ट्रासोनिक द्वारा पता लगाना, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए रेल का पहिया है, ठीक है, रेल का पहिया होता है, इसके द्वारा टेस्टिंग, इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहा जाता है। अब देखिए, इसको कास्टिंग द्वारा बनाया गया चाहे जिस प्रोसेस द्वारा बनाया गया, अब इसमें क्या है कि अंदर दरार पड़ गया है, तो क्या होगा कि ये तरंगे भेजी जाएंगी। अब जहाँ पे दरार होगा उसके आगे तरंगे जाएंगी नहीं, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पे दरार है वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पे एयर भी नहीं है, चाहे ऐसे समझिए ना कि वहाँ पे दरार होगा तो उसके आगे क्या होगी, तरंगे वहीं से लौट के क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी, आगे जाएंगी नहीं। तो दरार मतलब पूरी तरह से दिख जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डीप की मतलब इसमें बहुत बताने लगेंगे तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा कैसे होता है। तो देखिए, ये भी क्या है, एक तरह से धातु में दोषों को पता लगाना, ये भी कि एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। लेकिन जो बी ऑप्शन है, ये पौधों का क्या है, कीटनाशकों को अल्ट्रासोनिक विधि द्वारा हटाना, ये क्या है, एग्रीकल्चरल यूज है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आएगा। देखिए, जो ए है, सी है और डी है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इंडस्ट्रियल यूज है, लेकिन ये क्या है, एग्रीकल्चरल यूज है देखा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2n² के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या होता है, पहले कक्ष में 2 होता है जिसको k के नाम से जानता है, दूसरे कक्ष में l होता है जिसको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको l के नाम से जाना जाता है, और तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं जिसको l m के नाम से जानता है, और चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको n के नाम से जानता है। यहाँ पे 2n² में n क्या है, कक्षा की संख्या है, ठीक है। इसके द्वारा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो k में 2 और l में कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बालों जैसे भागों को क्या कहा जाता है। जैसे किसी पेड़ का जड़ है, मान लीजिए जड़ है, तो क्या होता है कि ये जड़ों का मुख्य काम क्या होता है कि जो मिट्टी में खनिज पदार्थ हैं, मतलब जो खनिज पदार्थ हैं उनसे क्या है कि खनिज पदार्थ और जल को अवशोषित करके पौधों के मतलब भागों तक पहुंचाना होता है। और जड़ों में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। अब ये बाल क्या करते हैं कि मिट्टी के जो आंतरिक मतलब एकदम छोटे छोटे भाग होते हैं उसमें घुस जाते हैं और उसको जल को अवशोषण करने में आसानी हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे बाल हैं तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, इससे अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जड़ों में जो ये जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं इसको हेयर रूट कहा जाता है, या मूल रोम या रूट्स हेयर कहा जाता है, ठीक है, रूट्स हेयर कहा जाता है इसको। तो देखिए, ये छोटे छोटे जो बाल जैसे संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। ये मतलब मिट्टी के सभी भागों तक पहुंचकर उससे जल और खनिज पदार्थों को आसानी से अवशोषण कर लेते हैं, ये मूल रोम जो होते हैं। अगर शुद्ध नाम देखा जाए तो इसका इंग्लिश में रूट हेयर होता है और हिंदी में मूल रोम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये भी आसान प्रश्न था कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, ठीक है। अगर आयरन को जलाया जाए, देख लीजिए, अगर आयरन को ठीक है जला दिया जाए, 3 लिया जाता है, 3 लिया जाता है, 3 गो आयरन लिया जाए, कई गो, 3 गो, एकदम थोड़ा सा ठेठ लैंग्वेज में समझिए,
और अगर इसको क्या किया जाए, जला दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है, Fe3O4, ठीक है। ये फेरोसोफोरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको नाम क्या होता है, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड, ठीक है। जब आयरन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, अगर ये देखा जाए तो ये जानते हो क्या होता है, FeO, इसको Fe2O3 होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। और जब जलाया जाता है तो क्या होता है कि ये समझिए कि एक चुंबकीय काले रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, लोहे को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये है कि ये तो जंग लगने पे ये भी बनता है, लेकिन वो जंग लगने पे ये बनता है, लेकिन इसके साथ हाइड्रेटेड होता है। ये कैसा होता है, हाइड्रेटेड होता है। क्या होता है, इसके साथ जल के अणु होते हैं, H2 होता है। तो इसमें और दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन आता है। और ये देखिए, ये हम इसको तोड़ के लिखे हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, Fe3O4, लेकिन असली रूप यही है। इसी तरह लिखा जाता है FeO इंटू Fe2O3, ठीक है। फेरोसोफोरिक ऑक्साइड कहा जाता है आयरन का। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको हटा दिया जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जलाने से क्या बन रहा है, तो Fe2O3 बन रहा है। क्या बन रहा है, Fe2O3। इस प्रश्न के अनुसार अगर क्वेश्चन को करना है, इसको हटा दिया है और क्या दिया गया है इसके साथ केवल इस भाग को दिया गया है, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड दिया गया है। लेकिन यही बनता है किसमें भी, ये भी बनता है, ये किसमें बनता है, सेम चीज़ किसमें बनता है, जब जंग लगता है, लेकिन वो हाइड्रेटेड होता है। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो बनता तो ये ऐसा, अगर पूरा नाम लिखा जाता है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में ये है, तो Fe2O3। तो आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, Fe2O3, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको तोड़ के लिखा है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब इसको तोड़ के लिखा जाता है तो यही मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, यही बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Fe2O3, ठीक है। थोड़ा सा ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं। ये ऑक्साइड कभी इस ऑक्साइड को कभी पढ़े हैं, कभी नहीं। इस Fe3 के साथ हमेशा O4 आता है, ये भी नहीं बनता है, ये भी कहीं नहीं बनता है। बनता तो कौन सा है, केवल कौन सा यौगिक बनता है ऑक्सीजन के साथ, तो डी ऑप्शन, Fe2O3। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। 500 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड को 350 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पिंड का त्वरण बताना है। देखिए क्या होता है, F=m×a होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक जो आता है। तो देखिए, इसमें बल का मान दिया है 350 न्यूटन, ठीक है। कितना दिया गया है, 350 न्यूटन दिया गया है। m का मान कितना दिया गया है, m का मान दिया गया है 500 kg। a का मान निकालना है, ठीक है। तो जब A हो जाएगा 350 बटे में 500, ठीक है। 0 से 0 का कटा दिए, 500 होगा ना, 5 7 35। जब नीचे 10 बचा, 1 0 बचा, तो ऊपर ले जाएंगे तो 0.7। अब देखिए 0.7 तो आ गया, लेकिन त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड के अगर सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो -2 घात लग जाएगा। तो इसलिए 0.7 मीटर सेकंड के पावर -2, ऑप्शन डी। थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया क्या है, ये आप तो आसान, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी घात को अगर बटे के नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, 0.7 m/सेकंड पावर -2, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण ये तो आएगा, त्वरण ही तो पूछा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब सिल्वर क्लोराइड को
सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। देखिए जब सिल्वर, देखिए समीकरण को बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझने से मतलब है। इसको कहा जाता है प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। क्या कहता है? प्रकाशीय अपघटन। जब इसको 2GaGCl कर लीजिए, ठीक है, जब इसको प्रकाश में रखा जाता है तो ये इसका कैसा रंग होता है? सफ़ेद रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जैसे ही प्रकाश में रखा जाता है तो ये जो क्या बना जाता है? 2G और Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है? Cl2 क्लोरीन गैस बन जाता है, ठीक है। और 2Ag, अब ये जो 2Ag है ये क्या क्लोरीन क्या होता है? गैस के रूप में ये क्या है? तीखी गंध वाली गैस होती है और ये ऊपर पर्यावरण मतलब वायुमंडल में उड़ जाती है। और लेकिन क्या होता है? ये धातु बन जाता है। क्या बनता है? और कैसे इस धातु का रंग कैसे होता है? पहले तो सफ़ेद था, क्लोराइड के साथ था, ये हल्का ग्रे रंग का हो जाता है, ग्रे भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये जब इसको प्रकाशीय अपघटन होता है 2AgCl का, तो जो धातु बनता है, मेटल बनता है, जो सिल्वर बनता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है। तो ये क्या बनता है? तो सिल्वर धातु बनती है और इसका रंग कैसा होता है? भूरा हो जाता है, सिल्वर धातु बनती है। तो ये इसको प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एक आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक है। देखिए आभासी, देखिए मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण ही ले लीजिए ना, ठीक है, ये अवतल दर्पण बना नहीं है सही। ये ध्रुव ले लिए, फोकस ले लिए, वक्रता केंद्र लिए। जब भी वस्तु को हमेशा क्या रखा जाता है? वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सीधे प्रतिबिंब, आभासी और सीधा की बात किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उस स्थिति को ले रहे हैं। देखिए ये क्या है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रख दे रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे दर्पण मेंशन नहीं किया है, समझाने के लिए हम कह दे रहे हैं। तो इस स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, ठीक है। तो जब भी प्रतिबिंब, वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है और जो प्रतिबिंब बना वो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है हमेशा। तो ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बना तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना और वस्तु को ही मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है। और हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है क्या होता है? I/O होता है, I/O होता है, I/O होता है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज, मतलब प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार ऊपर है, ये भी पॉजिटिव। और जानते हैं कि अगर इसको एक अक्ष माना जाए, मुख्य अक्ष को अगर एक अक्ष ले लिया जाए और ध्रुव को मूल बिंदु ले लिया जाए, तो हम जानते हैं कि जो एक अक्ष के ऊपर की जो जितनी भी दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब भी ऊपर है और वस्तु भी ऊपर है, तो दोनों मान क्या आ जाएंगे? धनात्मक हैं। तो आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो और सीधा हो, तब के लिए। लेकिन यहीं पे अगर वस्तु को तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा लगभग मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, वहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब आभासी प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। परमाणु संलयन की प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। स्वचालित रूप से, देखिए स्वचालित मतलब अपने आप होती है। किस में होती है? यहाँ परमाणु संलयन से नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन से मतलब है। मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किस में होती है? सूर्य में होती है। किस में होती है? सूर्य में होती है। ये अपने आप होती है। किस में होती है? सूर्य में। मतलब हीलियम का एक नाभिक मिलकर दो नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करता है। और ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और इसी के नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे भी हाइड्रोजन बम काम करता है। तो हाइड्रोजन बम को पहले विस्फोट करने से पहले मतलब उसमें क्या विस्फोट कराया जाता है? परमाणु विस्फोट कराया जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से उस जितने टेम्परेचर पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसको किसी अन्य विधि द्वारा मतलब उतने टेम्परेचर तक पहुंचना संभव ही नहीं है। अब शायद अब पहुंचना संभव हो गया होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है।
लेकिन इसलिए पहले उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए परमाणु बम का विस्फोट कराया जाता है ना हाइड्रोजन बम में, और उस टेम्परेचर पर क्या होती है, हीलियम का नाभिक, दो नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करने लगती हैं, मतलब नाभिकें, छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करने लगते हैं, और उस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है, मतलब निकलती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यह अपने आप किस में होती है, सूर्य में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए, जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, देखिए क्या होता है, कार्य क्या होता है, एफ इंटू डी और कास थीटा। देखिए, कास थीटा का मान जब जीरो होगा तो क्या होगा, उस टाइम भी मतलब क्या होगा, कास थीटा का मान मतलब जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कास थीटा का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस समय क्या हो गया, कार्य का मान धनात्मक आएगा, 0 डिग्री पर कार्य का मान। लेकिन जैसे ही बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कार्य का मान 0 हो जाता है। क्या होता है, कार्य का मान 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो जा रहा है, तो वहाँ पे कार्य का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि कार्य का मान कब धनात्मक होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर हम सॉल्व करें तो देखा जाए, अब ऑप्शन के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विस्थापन बल के लंबवत हो, जब विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री कोण बनता है तो यहाँ पे कार्य धनात्मक नहीं 0 हो जाता है। विस्थापन और बल की विपरीत दिशा होती है तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक हो जाता है। यह भी बताया हम, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लगाया गया बल कोई विस्थापन नहीं उत्पन्न करेगा। जब डी का मान 0 हो जाएगा, विस्थापन ही होगा ही नहीं, तो वहाँ पे भी कार्य का मान 0 हो जाएगा। विस्थापन बल की दिशा में होती है, मतलब देखिए बल की दिशा में मतलब जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, कार्य का मान धनात्मक होता है, मतलब कास थीटा का मान 0 होता है। तो डब्ल्यू का मान क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का मान धनात्मक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। खाली स्थान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। देखिए, मतलब 3 प्रकार का श्वसन पाया जाता है उभयचर में, अगर एक जीव का देखा जाए तो, ठीक है। इसका उदाहरण है मेढक। मेढक क्या होता है, जब टैडपोल रूप में होता है तो जल में होता है, उस समय गिल से मतलब गलफड़ों द्वारा सांस लेता है। जैसे ही ऊपर आता है तो फेफड़ों द्वारा जमीन पे आता है। जैसे ही सुषुप्तावस्था में चला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो उस टाइम त्वचा से अपना सांस लेता है। तो ये क्या होता है, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों दोनों द्वारा होता है। उभयचर एम्फीबियंस में क्या होता है, गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा दोनों द्वारा श्वसन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या होता है। देखिए क्या होता है ऋणात्मक त्वरण, इसको रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या होता है रिटार्डेशन, जैसे क्या है कि पिंड का वेग घटेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी और 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो जब त्वरण का मान निकालेंगे, देखिए प्रारंभिक वेग का मान क्या था, u था, और u का मान 20 मीटर है और अंतिम वेग का मान 10 मीटर हो गया है। और त्वरण का मान निकालेंगे, ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं, v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, लिख नहीं सही पा रहे हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यू हो गया तो v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, तो देखिए v का मान 10 मीटर हो गया है और u का मान 20 था और कितना 2 सेकंड में, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाएगा। अब -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या हो गया, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान क्या आ गया, ऋणात्मक। मतलब क्या है, यहाँ पे वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 20 मीटर था, देख लीजिए उदाहरण से 20 मीटर था और घटा तो क्या हो गया 10 मीटर। त्वरण का मान ऋणात्मक आने का मतलब क्या हो गया, मंदन हो रहा है और यहाँ पे वेग क्या है, वस्तु का घट रहा है। मतलब पहले वस्तु ज़्यादा वेग से गतिमान थी और ब्रेक लगाने या अन्य कारणों से क्या हो गया, उसका वेग धीरे धीरे घटने लगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा।
तो ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या होता है, घटता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। उच्च श्वसन सांस बाहर छोड़ने किसके कारण होता है। देखिए उच्च श्वसन इनहेलेशन और एक्सपेरेशन का बात किया गया है। इनहेलेशन देखिए फेफड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाए तो ठीक है, आप लोग समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये एक बड़ा होता है एक थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए इसके नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डायफ्राम। जैसे ही हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आने सारी स्ट्रक्चर भी होते हैं, वो सब छोड़िए, देखिए यहाँ से ऐसे आके जुड़ा होता है, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ा होता है। जब सांस लेते हैं, देखिए जब सांस लेंगे तो क्या है, फेफड़े में वायु भरेगी और इसका आकार बढ़ेगा और ये डायफ्राम को क्या कर देगा, दबा के और सिकुड़ा देगा, ठीक है, मतलब छोटा कर देगा। इस टाइम डायफ्राम पे क्या है, दबाव बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे का मतलब क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, डायफ्राम अपने रिलैक्स स्थिति में आएगा। ये डायफ्राम हमेशा फूला रहता है, रिलैक्स स्थिति में आएगा, मतलब क्या करेगा, और पहले अभी सांस लिए तो दबाव पड़ा था, लेकिन जैसे ही हमको सांस छोड़ना है बाहर, तो कुछ सेकंड बाद क्या होता है, डायफ्राम अपने प्रारंभिक स्थिति में सिकुड़ा था, लेकिन सिकुड़ने के बाद क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करेगा। तो सिकुड़ा जैसे ही फूलेगा तो क्या होगा, वो फेफड़ों पर दबाव डालेगा। और जैसे ही फेफड़ों पर दबाव डालेगा तो फेफड़ों में क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। और हम जानते हैं कि कहीं पे भी अगर किसी भी चीज़ का जो प्रवाह होता है वो हायर से लोअर की होता है। जैसे ये फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा और फेफड़े में वायु है तो इस वायु का जो प्रेशर है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और हमारे शरीर से नाक द्वारा क्या होता है, नाक या मुंह द्वारा वायु बाहर निकल जाती है, जिसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, उच्च श्वसन कहा जाता है। तो ये किसके कारण हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब फेफड़ों ने क्या हुआ, फेफड़ों पर फूला कब था, जब हम सांस लिए थे, लेकिन अभी इस टाइम डायफ्राम फूला और फेफड़ा क्या हुआ, सिकुड़ा। फेफड़ों के सिकुड़ने से क्या होता है, एक्सपीरेशन होता है। क्या होता है, फेफड़ों के सिकुड़ने से क्या होता है, मतलब सिकुड़ा, मतलब क्या हुआ, इस पर प्रेशर लगा है। किसने प्रेशर लगाया, डायफ्राम में। तो उच्च श्वसन किसके कारण होता है, सांस हम बाहर छोड़ते हैं किसके कारण, फेफड़ों के सिकुड़ने के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ों का सिकुड़ने के कारण क्या होता है, सांस बाहर आता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और उसकी स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ये पढ़ा भी चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, सबसे पहले जान लीजिए कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। जब भी संयोजकता किसी यौगिक का निकालने की बात कहें तो इसका इधर चले जाएगा और इसका इधर चला जाएगा, ठीक है। तो H के साथ 3 है तो इसका नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नाइट्रोजन पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा, 3 हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के, मतलब 3 होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। खाली स्थान ऑक्साइडों अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल हैं जिन उभयधर्मी, जैसे एल्युमिनियम हो गया, Al2O3 बनाती है, और ZnO, ये सब क्या है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है लेड का ऑक्साइड भी क्या होता है, ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या होते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। साल्ट मतलब लवण और जल बनाते हैं। ये जितने भी ऑक्साइड हैं ये क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, ये 3 ऑक्साइड, और अम्लों के साथ भी, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड किया जाता है। और इससे क्वेश्चन पूछा भी था, LP में भी पूछा था उस टाइम 2018 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे।
अब अगला प्रश्न खत्म हो गया है, इतना ही प्रश्न पूछा गया था। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आप लोग को समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी हो चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, उसके लिए आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो में जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें जो भी रेलवे या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें साइंस की वेटेज ज़्यादा होती है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।